हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड विद्यापीठ। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हमारे इंडिया के लोकेशन और उसके बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक से फीचर हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करें इंडिया के बारे में, कई बार जिक्र आता है कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। अब ये जो टर्म है सब कॉन्टिनेंट, एक्चुअली में होता क्या है? सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि एक बड़ा जो आपका लार्ज एरिया है। मान लीजिए हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक बड़ा लार्ज एक्सटेंसिव एरिया जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा, हिमालयन माउंटेन्स, जो माउंटेन्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लेन्स देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको कोस्टल एरियाज, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कोई भी अगर आपका ऐसा एरिया होगा, लार्ज एक्सटेंसिवली जोग्राफिकल एरिया होगा, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? माउंटेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, प्लेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, साथ में आपको डेजर्ट भी देखने को मिल रहे हैं। उस सब एरिया को हम क्या बोल देते हैं? एक कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। जैसे कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा। उसके पास ऑस्ट्रेलिया में क्या है? आपका कोस्टल एरिया भी है, ओशंस भी हैं, प्लेन्स भी है। तो एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर आपको ये सब तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, उसको कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। अब इंडिया के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है सब कॉन्टिनेंट, वो इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको उसके नियर बाय ओशंस भी देखने को मिल रहे हैं, प्लेन एरिया भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन एरिया हो जाएगा। उसके अलावा हिमालयाज़ भी देखने को मिल रहे हैं, पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया अपने आप में एक छोटा कॉन्टिनेंट है, इसलिए इंडिया को हम कई बार सब कॉन्टिनेंट जो है टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो है अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अलग किस्म का एक देश है। क्यों? क्योंकि इंडिया की एक डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एरियाज़ है। डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको माउंटेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, डेजर्ट भी देखने को मिल रहे हैं, ओशंस भी देखने को मिल रहे हैं, प्लेन, प्लेट्यू, सब चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। तो एक एक्सटेंसिव डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एरिया देखने को मिल रहा है। साथ में पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी भी है। किस तरह से पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी आपको इंडिया में देखने को मिल रही है? जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर डिफरेंट जो रिलीजन है, कौन कौन से हैं आपके? बुद्धिज़्म की अगर मैं बात करूं, बुद्धिज़्म आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, जैनिज़्म देखने को मिल रहा है, सिखिज़्म देखने को मिल रहा है। इन सब की जो शुरुआत हुई है कहाँ पर हुई है? भारत के अंदर हुई है। और आपका क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इतने सारे धर्म यहाँ पर रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है? जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आपकी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिल रही है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब कि सभी लोगों को अपनी बात रखने की, अपनी राय रखने की जो है राइट मिली हुई है। तो ऐसा एक देश जिसके अंदर इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं और वहाँ पर उन सभी को अपनी बात रखने की राइट्स मिली हुई है, तो उसके बावजूद भी हमारा देश क्या है? यूनाइटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये एक अलग ही किस्म की कल्चरल आइडेंटिटी इंडिया की जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ को। उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया क्या है? सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड की, अगर एरिया के अकॉर्डिंगली हम बात करें, जहाँ पर जोग्राफिकली एंड कल्चरली जो क्या है काफ़ी डिस्टिंक्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली। उसके बाद बात करें इंडिया क्या है नॉर्थ में, अगर देखा जाए तो इंडिया हिमालय से कवर होता है। माउंटेन रेंज जो आपकी है वो हिमालयस है, और हिंदू कुश माउंटेन रेंज ये आपकी नॉर्थ में कश्मीर का जो एरिया है, अगर मैप में देखें हम, तो यहाँ पर आपको हिंदू कुश माउंटेन रेंज और हिमालयस यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देंगे। इस जगह को आपका पामीर नोट भी कहा जाता है, या फिर इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई माउंटेन रेंजेस आके जम्मू एंड कश्मीर का इस वाले हिस्से में आकर मिलती हैं। उससे आगे अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो आपका कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये टोटल इंडिया का एरिया है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और मेन जो आपका इंडिया है वो सब आएगा, जो कि कितना परसेंट बनाता है वर्ल्ड का? 2.42% ये वर्ल्ड का आपका बनाता है। सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया है हमारा, वो अर्थ के नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है? तो देखिए, यहाँ पर आपकी 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन जो है वो गुजर रही है। ये आपकी 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर से गुजर रही है। अब इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा इंडिया लाई कर रहा है, तो मतलब कि इस 0 डिग्री के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा वो नॉर्थ हो गया, इससे नीचे वाला जितना भी होगा वो साउथ हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 0 डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूड है वो गुजर रही है। ये लॉन्गिट्यूड आपकी ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है।
अब इस लॉन्गिट्यूड के इस तरफ वाला जितना भी हिस्सा होगा वो सारा ईस्ट कहलाएगा और इस तरफ वाला जितना भी हिस्सा होगा वो सारा वेस्ट कहलाएगा। तो अब हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट जितना किया गया है उससे समझ सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर अर्थ के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम कहेंगे इंडिया नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है। नॉर्थ में इसलिए क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, और ईस्ट इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि ये जो 0 डिग्री आपकी लॉन्गिट्यूड है उससे ईस्ट डायरेक्शन में आपका इंडिया यहाँ पर लाई कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में ये लाई कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इन एरियाज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे 0 डिग्री वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती है जो 23.5 डिग्री वाली लाइन जाती है। इस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री की लाइन है। इस लाइन के नीचे यहाँ पर साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री की। ये साउथ की लाइन है। जो ऊपर वाली लाइन है हम इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है, और नीचे वाली जो लाइन है उसको कैप्रिकॉर्न बोल दिया जाता है। सो ये दो लाइन्स है आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इन लाइंस का महत्व क्या है? देखिए, ये जो लाइन है, इन लाइनों के बीच जितना भी हिस्सा है वर्ल्ड में, इस पूरे हिस्से में सनलाइट आपको साल के किसी ना किसी महीने में सीधी देखने को मिलेगी। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपको सनलाइट कब सीधी देखने को मिलती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये वाला जो टाइम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर इस समय में जो सन की लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही होती है। इससे ऊपर का जितना भी हिस्सा हो गया, चाहे वो नदर्न हेमिस्फेयर हो गया, चाहे वो सदर्न हेमिस्फेयर हो गया, दोनों हेमिस्फेयर में सनलाइट सीधी नहीं पड़ती है, स्लांटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है। जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, ठंड देखने को मिलेगी, आपको गर्मी नहीं देखने को मिलेगी। तो ट्रॉपिकल एरिया आपका बीच वाला एरिया हो गया ये सारा। अगर मैं इसको डिग्री से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कितना कहूँगा कि 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक का जो हिस्सा है वो सारा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, और उससे आगे वाला 23.5 से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो आपका टेम्परेट एरिया या फिर पोलर एरिया कहलाएगा 90 डिग्री तक। आगे अगर बात करें तो देखिए, अभी हमने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इंडिया को देख लिया, उसका एरिया देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पर है। देखिए, इंडिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं जानते तो उसके लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप चाहते होंगे उसके ऊपर वीडियो। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो नॉर्थ का एक्सटेंशन है, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो उसको लाइन टच कर रही है, ये वाली लैटिट्यूड लाइन है, ये आपकी कितनी होगी? नियर बाय 37 डिग्री लैटिट्यूड आपकी गुजर रही है, इंडिया को जो टच कर रही है। उसके बाद अगर साउथ की बात करें बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पर आपकी 8 डिग्री 4 मिनट, आपकी 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन है जो इंडिया के केरला कोस्ट को टच करते हुए जा रही है, मतलब कि इंडिया के सदर्न पॉइंट को। अभी देखिए, ये मेनलैंड इंडिया को टच कर रही है, मतलब कि केरला को टच कर रही है, तो ये आपका मेनलैंड इंडिया हो गया। ऐसा नहीं है कि इससे नीचे इंडिया लाई नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर आपको मैप पे शो करने की कोशिश करूँ तो देखिए, जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो ये तो आपका इस 8 डिग्री की जो लाइन है उससे भी नीचे जा रहा है। तो अगर कभी आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स का आए तो वो आपका 6 डिग्री के नियर बाय अंडमान निकोबार आइलैंड को जो लैटिट्यूड है वो टच कर रही है। तो ये आपका इंडिया का हो गया नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंशन। कहाँ से कहाँ तक हो गया? लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री के नियर बाय तक आपका ये नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन हो गया। अब अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें तो क्या देखेंगे हम कि इंडिया में जो सबसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया को लाइन टच कर रही है वो आपकी कौन सी है? 67 डिग्री जाएगी यहाँ से। 67 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया के गुजरात में टच करेगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईस्ट डायरेक्शन में तो यहाँ पर आपकी कौन सी लाइन जाएगी? 97 डिग्री की। अब देखिए, आगे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताया था, तो देखिए, जब भी हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट टर्म को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एक इंडिया कंट्री आएगी, उसके अंदर और भी दूसरी कंट्रीज जो है इंक्लूड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपका इंडिया आ जाएगा, उसके अलावा आपका भूटान आ जाएगा, मालदीव्स आ जाएगा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज क्या है? सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बनती है। जब कभी आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म कहीं पे नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि जो बात हो रही है उस टाइम पर आपकी पाकिस्तान भी उसके साथ इंक्लूड होगा यहाँ पर, और आपका जो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है और मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज क्या है? ये सब मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन करती हैं। तो आप तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। अब देखिए, अब चाइना को सरपास कर चुका है इंडिया, तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपकी जो कंट्री है इंडिया बन गया है। उसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है इंडिया के लिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। देखिए, ये जो टर्म्स है कई बार आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट की जाती है, क्यों की जाती है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे।
और या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया को इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये टर्म कई बार इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखी जाती है। अब क्यों लिखी जाती है हम समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टीपल रेसेस है, मतलब कि रेसेस का मतलब क्या है कि कुछ डार्क कलर के स्किन वाले लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपकी फेयर और लाइट स्किन कलर के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट रिलीजन के लोग देखने को मिलेंगे आपको, हिंदू, जो सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए। उसके बाद कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट बहुत सारी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, मतलब इतने अलग अलग भिन्न तरह के लोग इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी क्या है, हम लोग क्या है, भारत के अंदर जो लोग हैं सभी इकट्ठे रहते हैं। तो एक यूनिटी देखने को मिलती है, मतलब डाइवर्सिटी तो है लेकिन उस डाइवर्सिटी के अंदर भी आपको एक यूनिटी देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कई बार यूज़ की जाती है भारत के कंटेक्स्ट में। अब देखिए, जो हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला जो पढ़ा था, अगर एग्जैक्ट उसकी बात की जाए तो कितने कितने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट जो आपकी बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब ये केरला वाला जो कोस्ट है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट वाली आपकी लैटिट्यूड है जो केरला को टच कर रही है। और उसके बाद नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ कश्मीर को, तो कश्मीर में कौन से टच करती हुई जा रही है यहाँ पर, 37 डिग्री 6 मिनट वाली। तो ये हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन का। अब अगर हम बात करें ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन की, तो आपको देखने को मिलेगा कि 68 डिग्री जो आपका गुजरात का जो हिस्सा है वहाँ पर टच कर रही है। मतलब कि ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात का जो हिस्सा है वहाँ पे 68 डिग्री की लाइन टच कर रही है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो लाइन टच कर रही है वो आपकी 97 डिग्री 25 मिनट्स की लाइन है। तो ये एक्सटेंशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, हम बात करते हैं जो इंडिया है उसका जो बॉर्डर है कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ लगता है। ये जो डाटा रहेगा आज के लेक्चर में काफ़ी हद तक फैक्चुअल भी है, कुछ आपके कंसेप्ट समझने के भी है। तो देखिए, जो लैंड बॉर्डर है इंडिया का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लैंड बॉर्डर की बात की जा रही है। तो ये जो लैंड बॉर्डर है इंडिया का कई कंट्रीज़ के साथ टच करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है इंडिया का वो कितना है, 3325 किलोमीटर। तो 3325 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान आपस में शेयर करते हैं। और उसके अलावा 3488, ये 3488 जो किलोमीटर का एरिया है ये चाइना के साथ है। 1170 आपका ये आपका नेपाल के साथ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो 662 है आपका वो भूटान के साथ देखने को मिलेगा। और 1643 जो बॉर्डर एरिया है वो आपका म्यांमार के साथ देखने को मिलेगा। तो ये सारे इंडिया के बॉर्डर जो है कंट्रीज़ है। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लार्जेस्ट बॉर्डर है इंडिया वो शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कितनी टोटल लेंथ है, 4340 किलोमीटर। देखिए, ये कई बार आपको अरेंज करने में आ सकता है कि अरेंज कीजिए इंडिया के जो बॉर्डर हैं उनको फ्रॉम जो क्या कम से ज़्यादा की तरफ या फिर ज़्यादा से कम की तरफ। तो आपको ये जो नंबर्स हैं ये आपको याद रखने ज़रूरी है। अब देखिए, हमने बॉर्डर एरिया की बात तो कर ली कि इतने इतने बॉर्डर एरिया पड़ता है, लेकिन ये बॉर्डर लाइंस के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सवाल पूछ लिया जाता है कि जो दुरंत लाइन है वो इंडिया का बॉर्डर कौन से दूसरी कंट्री के साथ जो है उसको दर्शाता है। तो इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो आपकी दुरंत लाइन रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ये जो दुरंत लाइन है ये आपके सर मोर्टेमर दुरंत जो है उन्होंने ड्रॉ की थी। और ये ड्रॉ की गई थी 1893 के अंदर। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे इंडिया के अंदर, और ब्रिटिशर्स ने ये अफगानिस्तान के साथ अपना जो बॉर्डर है उनको डिमार्केट किया था। लेकिन आप पाएंगे कि 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है उस टाइम पर आपका, और ये जो हम बात कर रहे हैं 1893 वाला, उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। मतलब कि हम उस कंबाइंड इंडिया की बात कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर था। अब 1943 में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अभी जो ये लाइन देखने को मिलेगी दुरंत लाइन, इसलिए मैंने टर्म यूज़ की कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। क्योंकि इंडिया को जो नर्दर्न कश्मीर है, कश्मीर का जो हिस्सा है वहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है यहाँ जैसे, जहाँ पर अफगानिस्तान टच कर रहा है। तो वहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता है, तो उस बॉर्डर लाइन को दुरंत लाइन बोला जाता है। देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे 1893 वाला बॉर्डर वो ये रहा, क्योंकि इस बॉर्डर के अंदर क्या है आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बलूचिस्तान लिख रखा है, पाकिस्तान, ये सारा क्या है उस टाइम का इंडिया के अंदर आता था। तो इसी को दुरंत लाइन कहा जाता था 1893 के अंदर। लेकिन बाद में ये लाइन क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेड क्लिफ लाइन, जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है ये आपकी इंडिया और जो आज का पाकिस्तान है उसके बीच की लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान के बारे में देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1947 में आपका जो देश है वो आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए।
ये जो लाइन ड्रॉ की गई थी सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा ड्रॉ की गई थी। इनको ब्रिटेन से बुलाया गया था, ये चेयरमैन थे आपके बॉर्डर कमीशन के, तो इन्होंने ये जो बॉर्डर था वो ड्रॉ किया था। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली, जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि 1947 में जब आपका देश आज़ाद हुआ था तो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा जो लाइन ड्रॉ की गई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। तो ये भी आपका पाकिस्तान ही था उस टाइम पे, और ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है ये भी आपका पाकिस्तान था। तो अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए कि 1947 में जो आपका बांग्लादेश और इंडिया के बीच की जो लाइन थी, बॉर्डर लाइन, वो किस लाइन से रिप्रेजेंट की जाती थी, किस नाम से रिप्रेजेंट की जाती थी, तो सर सिरिल रैडक्लिफ वाली ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे दो पार्ट में था, ये बांग्लादेश नहीं हुआ करता था। बांग्लादेश आपका 1971 के अंदर बनता है जब लिबरेशन होती है आपकी बांग्लादेश की। तो उससे पहले सिरिल रैडक्लिफ वाली जो लाइन थी वो आपकी इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश उस टाइम का जो पाकिस्तान था उन दोनों को रिप्रेजेंट किया करती थी। तो आई होप इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो मैकमोहन लाइन थी, मैकमोहन लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इंडिया एंड चाइना को। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो है बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है। अगर बात करें तो चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा लार्ज एक बॉर्डर एरिया लगता है, जिसमें आपका अक्साई चीन वाला एरिया भी आता है। अक्साई चीन कहाँ है आपका, जहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख वाला हिस्सा है, वहाँ पर चाइना उस अक्साई चीन के कुछ हिस्से पे कब्जा करके बैठा है। जब हमारी 1962 के अंदर इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी उस टाइम से जो चाइना है उसका कब्जा उस एरिया पे है। इंडिया का क्लेम है कि वो हमारा एरिया है, लेकिन जो आपका चाइना है वो वहाँ पर उस एरिया पे क्लेम करता है अक्साई चीन पे। उसके अलावा हमारा जो बॉर्डर लगता है सिक्किम पे थोड़ा सा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ में, और उसके अलावा जो लार्ज एरिया लगता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा लगता है। तो अगर आप यहाँ पे मैप पे देख पा रहे होंगे ये अरुणाचल प्रदेश का मैप, तो इसके बीच में जो आपको बॉर्डर बॉडी देखने को मिलेगी उसको स्ट्रेट कहा जाता है ज्योग्राफी के अंदर। सो पार्क स्टेट किसके बीच में बॉर्डर ड्रॉ करती है, इंडिया की जो स्टेट है तमिलनाडु, मतलब अगर हम इंडिया बोलें तो इंडिया भी बोल सकते हैं, बाकी तमिलनाडु स्टेट का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, और श्रीलंका के बीच में भी श्रीलंका के बीच में ही आपको स्टेट देखने को मिलेगी। अगर आप इमेज में देखें तो ये देखिए ये आपका पार्क स्टेट है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से भी जाना जाता है। सो गल्फ जो होता है एक अलग टर्म है, वो भी हम किसी अदर लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही था, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन दी विच हेमिस्फेयर। तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है, क्या वो सदरली हेमिस्फेयर में है, क्या वो नदरली हेमिस्फेयर में है, या तीसरे ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर जितना लेक्चर में आपको पढ़ाया गया अगर आप समझ गए होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इक्वेटर से बिल्कुल ऊपर की तरफ है तो नदर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ कितना है, 32,87,000 की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका 32.8 जो आपका होगा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया टोटल अकाउंट्स फॉर अबाउट कितना परसेंट है जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का बनाता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2.4% जो आपका एरिया है इंडिया वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया का बनाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप लोगों को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द इंडिया। भारत की ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है, ये ईस्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। तो यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है भारत की, तो वो आप बताएंगे। ऑप्शन ए है कोहिमा नागालैंड, ऑप्शन बी है आपका इम्फाल मणिपुर, या फिर सी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन 4 जो है ऐजवाल मिजोरम। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।